हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। साइबर सिक्योरिटी एंड बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी हमारे सिलेबस का ये पार्ट है और इसको हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट इस वीडियो में क्या है, पार्ट 1 डिस्कस होगा जिसमें मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एग्जाम लिखने जा रहे हैं आप, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं आप, इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां पर आप रिटन एग्जामिनेशन दे रहे हैं और सिलेबस में इंटरनल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी टॉपिक है, तो आप मान के चलिए कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी क्या है कि टॉपिक्स भी आप देखिए तो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, मैंने पीछे आपको टेररिज्म पढ़ाया है, आपको नेक्सलिज्म पढ़ाया है। ये इश्यूज बहुत पुराने हैं, मतलब 50-50 60-60 साल निकल चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मैं बोलूँ तो 30-40 साल से ये टॉपिक बहुत जो है डिस्कशन में है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक नया ही फ्रंट लड़ाई का, क्राइम का सामने आया है और ये जो साइबर थ्रेट है, साइबर सिक्योरिटी जो हमें चाहिए, साइबर थ्रेट से क्या वर्ड लिया मैंने, साइबर थ्रेट। तो इस साइबर थ्रेट का क्या मतलब है, साइबर क्राइम का क्या मतलब है, भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये जो हमें सिक्योरिटी चाहिए इस तरह के क्राइम से, आप देखिए कि ये लास्ट 15-20 ईयर्स में ही ये टॉपिक सामने आया है। अब डिजिटल स्पेस में, डिजिटल वर्ल्ड में आप समझिए कितनी ही हम जो है कितने टाइम पहले की बात करें, मतलब 20 साल, आप समझ लिए 2 डेकेड पहले आप इंटरनेट को कमर्शियली घरों में देख सकते हैं। बिल्कुल घरों में लैपटॉप लग जाएंगे और लोग जो है अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पिछले 15 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं एंड शूट अप कर गई हैं, इनफैक्ट लास्ट 7-8 ईयर्स में तो। और आप इस बात से एग्री करेंगे, एंड यूपीएससी ने टाइम एंड अगेन इस टॉपिक को इतनी ज़्यादा रेलेवेंस दी है क्योंकि अगर आप देखिए साइबर वॉरफेयर की बात करूं ना, मैं अगर एक वर्ड लेता हूं, साइबर वॉरफेयर, नया डायमेंशन ऑफ वॉर भी साइबर वर्ल्ड में हो सकता है। मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था कि लैंड पर लड़ाई होती थी, वाटर में लड़ाई हो रही है, उसके बाद एयर में लड़ाई होती है, स्पेस में लड़ाई होती है, लेकिन नेक्स्ट जो लड़ाई करने का एक मेथड होगा अब वो साइबर वॉर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में इस टॉपिक पर पूछ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं इस चीज़ पर क्योंकि आप ये समझिए कि ये आउट एंड आउट एक क्वेश्चन यहां से आने ही वाला है, इसीलिए आई एम वेरी मच सीरियस एंड टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड। क्वेश्चंस देखते हैं सीधे सीधे जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2022 का है। क्वेश्चन में पूछता है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट एलिमेंट्स पूछ रहा है। बच्चे लिखकर आ गए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी और वो आंसर नहीं था। ये गलती हम करते हैं, अगर टॉपिक को डिटेल में पूरा पढ़ेंगे ही नहीं तो ऐसी मिस्टेक हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था और फिर उन्होंने इससे लिंक करके जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमेशा इंटरनल सिक्योरिटी में वो सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में काउंटर मेजर्स पूछता है। ये एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं स्टूडेंट्स। ये एक क्वेश्चन हुआ 2022 का। अब देखिए 2021 का क्वेश्चन, 2021 से क्वेश्चन में पूछता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में ये बताओ कि इंपैक्ट क्या है क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक का। एट द एंड साइबर अटैक ही पूछा है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक की बात आ गई। मतलब यहां पर अब आप टेररिज्म वर्ड को भी लिख करके आएंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे, साइबर टेररिज्म। आई विल टीच यू इन दिस वीडियो साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर वॉरफेयर क्या होता है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनकी टर्मिनोलॉजी में इंट्रोडक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे तरीके से इन टर्म्स को डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आप ऊपर ऊपर से लिख रहे हैं या आप गलत लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हाफ में, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस करना है डिफेंसिव मेजर्स। ये मैं हमेशा पीछे भी क्वेश्चन में देख रहा हूं, यहां भी देख रहा हूं, डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दिस सोफिस्टिकेटेड अटैक। अब इसने वर्ड सोफिस्टिकेटेड यूज किया, मतलब यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर इंटरनेट बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियरली समझ में आता है इस शब्द से कि जो टेररिज्म भी है वो भी अब देखिए एजुकेटेड हैं, वो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इस चीज को टेररिज्म टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था। 2020 का क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में हमें कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। अब ये क्वेश्चन अलग है और 22 का क्वेश्चन डिफरेंट एलिमेंट्स का अलग है। आई विल टीच यू इन दिस वीडियो। यहां पर टाइप्स पूछे हैं और सेकेंड हाफ में आपसे अगेन मीजर्स रिक्वायर्ड टू फाइट दिस मेनेस। यहां पर साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम के लिए आपसे पूछा गया है। तो क्राइम क्या है, क्राइम के टाइप्स क्या हैं, साइबर क्राइम को कैसे डिफाइन करोगे, जबकि यहां पर आपको इंट्रोडक्शन में क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक को डिफाइन करना था। तो ये डिफरेंस रहेगा। टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से कि हम हर तरीके के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। लेकिन यू सी द ट्रेंड कितना सिंपल है। 22 में क्वेश्चन, 21 में क्वेश्चन, 20 में क्वेश्चन, 19 में क्वेश्चन, 18 में क्वेश्चन, मतलब कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे हैं हर साल। 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन मेरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि एग्जाम में जाने से पहले मुझे पता ये तो आने ही वाला है, इसे तो छोड़ना ही नहीं है। 2019 का वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था। स्टूडेंट्स को लगा था कि ये वो मतलब क्वेश्चन करने में उन्हें डिफिकल्टी महसूस हुई, क्योंकि एक टॉपिक उन्होंने पूछा साइबर डोम प्रोजेक्ट पर। साइबर डोम प्रोजेक्ट बेसिकली केरला पुलिस का इनिशिएटिव था या है, और ये 2019 में मतलब 18 में 19 में न्यूज़ में था। और ये साइबर जो अटैक हुए, जो साइबर पुलिसिंग हो गई, उससे रिस्पेक्ट में टॉपिक था। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन क्या है, हाउ इट कैन बी यूजफुल इन कंट्रोलिंग द इंटरनेट क्राइम्स। इंटरनेट क्राइम्स को रोकने में कैसे सक्षम होगा। तो अब इंटरनेट क्राइम्स को रोकना कैसे है, अगर आपको जनरल भी पता है तो आप इस क्वेश्चन के इस पार्ट को नहीं भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए तो सेकंड पार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मीजर्स, काउंटर अटैक, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजीज, यही बातें पूछी जा रही हैं। 2018 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें एक कमेटी का नाम दिया गया है जिसमें जस्टिस BN श्री कृष्णन कमेटी है। इस कमेटी को बताया गया है कि भाई पहले तो स्टेटमेंट देता है कि डाटा सिक्योरिटी जो है अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डिजिटाइज वर्ल्ड में साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा डाटा वगैरह देना पड़ेगा कि येस साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग एंड यू सपोर्ट द स्टेटमेंट। देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर कि एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने एड्रेस किए हैं इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। अब आपसे आपका व्यू पूछा गया है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट न्यूज में थी, करंट अफेयर्स में थी। अब क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में 2018 में पूछा जा चुका है, लेकिन इट हैज इट्स रेलेवेंस टुडे आल्सो। 2022 है, 23 है, 2024 है, 25 है, मतलब 22 तो निकल चुका है, 23, 24, 25 जो भी आप क्वेश्चन आगे फ्यूचर में पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप इस तरीके की कमेटी को अब कोट करके आ सकते हैं। उसकी कमियां, उसकी खास बातों को भी लिख सकते हैं, और स्ट्रेंथ को कोट करके आप वे फॉरवर्ड में भी वर्ड को लिख करके आ सकते हैं, कमेटी के नाम को लिख करके आ सकते हैं। यही वो हमें जो है एज मिलता है जब हमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हम कैसे प्रीवियस क्वेश्चंस को भी यूज कर सकते हैं अपने आने वाली प्रिपरेशन के लिए। 2017 क्वेश्चन मैं इसलिए कंटिन्यू दिखा रहा हूं आपको, क्वेश्चन 22, 21, 20 हर साल एक क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन है। पोटेंशियल थ्रेट क्या है साइबर अटैक के, प्रिवेंट कैसे करना है। इंडिया यहां पर नहीं लिखा है स्पेसिफिकली, तो एक आधा पॉइंट आप इसमें 2 पॉइंट ग्लोबली भी लिख करके आएंगे और एग्जाम्पल ग्लोबली भी दे सकते हैं, क्योंकि जनरल है स्टेटमेंट। 2016 क्वेश्चन, अगेन यहां पर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ 2013। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई जो 2013 की पॉलिसी है वो सर 16 में नहीं पूछी जा सकती, पूछी जा सकती है। टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूंगा साइंस एंड टेक में। पीछे मैंने आपको टॉपिक जैसे टेररिज्म पढ़ा दिया है, पीछे मैंने आपको टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बताया है, ब्लैक मनी बताया है। स्टूडेंट्स ये सब कुछ लिंक भी कर सकता है साइबर अटैक से, साइबर क्राइम से, साइबर थ्रेट से। तो हम हमेशा चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, इनको अमलगमेशन की फॉर्म में ही एग्जाम में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये इंडिविजुअल पॉइंट्स मिलकर के एक अच्छा आंसर बनाते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक की वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स को और क्वेश्चंस को भी यूज करना है अपने आने वाले फ्यूचर के क्वेश्चंस में आंसर लिखने में। ठीक है, तो आपको डाटा भी यहां से मिलता है, फैक्ट्स भी मिलते हैं कि क्या क्या चीजें आप कोट कर सकते हैं। ये करने के बाद इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं जल्दी से आपको पहले साइबर क्राइम क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ये डेफिनेशंस दे दूंगा, इनके बेसिक समझा दूंगा। मान के चल रहा हूं मैं आपको कुछ भी नहीं आता, और आप भी बिल्कुल इस वीडियो को सुनते हुए मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता, जीरो से शुरू करेंगे, पूरा पढ़ेंगे हॉलिस्टिकली, एक शब्द भी नहीं छूटेगा।
लेकिन आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल ऊपर से, बिल्कुल स्टार्टिंग से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि साइबर स्पेस क्या होता है। यहां से शुरू करूंगा वीडियो में, डाटा दे दूंगा, फिगर्स फैक्ट्स जो भी होंगे आपके एग्जाम में कोट करने के लिए वो आपको मिल जाएंगे। मोटिव क्या होते हैं अगर कोई साइबर क्राइम करना चाहता है तो उसके पीछे के कारण क्या हैं, ये पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है, नहीं तो इनडायरेक्टली आप इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइनें लिखते ही हैं। ये मेथड क्या है साइबर क्राइम अटैक करने के, तो यहां पर टाइप्स की बात करेंगे, फिर कंपोनेंट्स क्या है साइबर सिक्योरिटी के, एंड इंपॉर्टेंस क्या है साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों हमें। अल्टीमेटली साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या है कि ये अपने आप में टॉपिक आपका पेपर 1 में भी आ जाता है। जीएस पेपर 1 का अगर आप इंडियन सोसाइटी का पार्ट लेंगे ना, तो वुमेन वहां भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वुमेन आपका पेपर 2 के रिस्पेक्ट में भी जो एक्ट्स वगैरह आप पढ़ते हैं पॉलिटी में, वहां भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एंड डिजास्टर भी जब होता है तब भी वुमेन, चिल्ड्रन ये वल्नरेबल हो जाते हैं उस सिचुएशन में। तो ऐसा नहीं है, ये टॉपिक स्पेसिफिकली भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा यहाँ पर, क्योंकि जरूरी है। साइबर वॉरफेयर को समझेंगे, साइबर टेररिज्म में आपको बताऊंगा, और एक पॉइंट अगर पूछ लिया जाए साइबर वॉरफेयर और ट्रेडिशनल वॉरफेयर में डिफरेंस क्या है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स ये निकल के आता है कि आपको पता होना चाहिए साइबर स्पेस क्या है, साइबर वर्ल्ड क्या है, और इस शब्द का मतलब ही क्या है। देखिए, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्पेस ही तो है, डिजिटल वर्ल्ड ही तो है, जहां पर नेटवर्क्स फैले हुए हैं, हम इधर से उधर सोशल मीडिया को यूज करके कम्युनिकेट करते हैं। एक डिजिटल स्पेस में वो लेटर्स, वो वर्ड्स, वो स्टेटमेंट्स, वो वीडियोस, वो फोटोज स्टोर होती हैं, वो शेयर होती हैं। तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड को, स्पेस को, जहां इंफॉर्मेशन, इन्फो क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, शेयर हो रही है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जहां कंप्यूटर नेटवर्क्स, आप समझ लीजिए कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स को आप कंप्यूटर से करें, मोबाइल फोन से करें, किसी भी तरीके से इंटरनेट को आप यूज करते ही हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेस है डिजिटल वर्ल्ड में, ये पर्टिकुलर स्पेस साइबर स्पेस है। अब इस साइबर स्पेस में बहुत सारी चीजें हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको वर्ड ही नहीं पता और साइंस बेसिक उन्हें आती ही नहीं है, मैं उन्हें उस डेप्थ तक बता रहा हूं कि अगर आप इस शब्द से घबरा रहे हैं तो घबराइए नहीं। जो आप डेली रूटीन में व्हाट्सअप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज लिख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये सब डिजिटल वर्ल्ड है। अब एक बैंक है, उस बैंक के जितने भी जो मेंबर्स हैं बैंक में, जिन्होंने अकाउंट खोला हुआ है, उन सब की कुछ डिटेल्स होंगी। आपने अपना आधार कार्ड बनवाया हुआ है तो कहीं तो गवर्नमेंट ने उस डाटा को स्टोर किया हुआ है। एक हॉस्पिटल भी तो अपने सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखता है डिजिटली। और अब तो हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां हम क्या बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स को भी क्या करना है, हमें डिजिटलाइज करना है। ये सब कुछ डिजिटल वर्ल्ड में अगर हम जा रहे हैं तो ये क्या है, एक साइबर स्पेस है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं हर जगह, आप इसको कहीं भी अप्लाई करिए, स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर दीजिए। स्टॉक मार्केट में भी तो क्या है कि आप एकदम डाटा को यूज करके लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को जो वर्ल्ड में हो रहा है उससे चीज़ें खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं, स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। तो यहां भी डाटा का रोल है। लोगों की प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ जगह पर आप क्या करते हैं, कोई भी कहीं भी जगह पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, आपने किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर, किसी साइट पर अपना अकाउंट बनाया, तो अब वहां पर आपने अपनी फोटोज डाली, आपने अपनी वीडियोस डाली, और सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वहां पर कि आप चाहते हैं कि उन्हें आप पब्लिक करें, नहीं करें, प्राइवेट दोस्तों को दिखाएं अपनी फोटोग्राफ्स। तो ये सब चीज़ें, राइट, ये भी तो एक प्राइवेसी की बात है। देन अल्टीमेटली आपके बैंक की डिटेल्स, आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, XYZ अमाउंट है, ये आपको डिजिटल फॉर्म में ही तो डिस्प्ले हो रहा है। अगर वो डिस्प्ले ही होना बंद हो जाए तो आपको क्या लगेगा, एकदम से आपके पैसे गए। तो ये प्रॉब्लम्स, यहां पर प्रॉब्लम क्या है वो बात की बात है। पहले समझिए ये सब किससे रिलेटेड है, ये हर चीज से रिलेटेड है। एक कंट्री लेवल पर देखोगे तो एक कंट्री के लिए मैं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं। एक जज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ही सेंसिटिव केस हो गया, तो सेंसिटिव केस के रिस्पेक्ट में उसकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं। किसी भी पर्टिकुलर एनजीओ की बात करोगे तो मतलब कहीं भी एनजीओ में भी मैं बोलूँ तो डाटा है। अब बहुत ज़्यादा एक अगर सर्वे हो रहा है, उसका डाटा क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है।
कहीं भी किसी भी जगह आप अप्लाई करिए, इस डिजिटल साइबर स्पेस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये बढ़ नहीं रहेगा, बिल्कुल बढ़ रहा है। टाइम के साथ साथ डाटा का जनरेशन बढ़ ही रहा है, लोगों का इंटरनेट यूसेज बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये बात भी बोली गई है कि इंडिया में ही खास तौर पर आने वाले समय में 2024 या 25 तक 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे, जो आज अप्रॉक्सीमेटली 750 मिलियन है, ये बढ़कर के 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। तो अब इतने सारे लोग एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने मोबाइल्स में, लैपटॉप्स पे, गैजेट्स पर इंटरनेट को सर्फ करेंगे, इंफॉर्मेशन अपनी देंगे, वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे, पास ऑन करेंगे, शेयर करेंगे, स्टोर करेंगे। यू डू नॉट नो कितना ज़्यादा डाटा अब यहां पर जनरेट होने वाला है। और फिर उसमें अगर गड़बड़ी हो जाए तो किस फॉर्म में आ जाएंगे हम आ जाते हैं किस फॉर्म में? साइबर थ्रेट के फॉर्म में। तो अब मैं इसे स्लेट को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही है। अब समझना जरूरी है कि साइबर थ्रेट क्या होता है। सर थ्रेट तो हमें वर्ड समझ में आता है, लेकिन साइबर वर्ड में थ्रेट कैसे होगा? साइबर वर्ड में थ्रेट दो तरीके से हम बोले तो डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होगा वर्ड जिसे हम कहते हैं साइबर क्राइम, और एक वर्ड होगा जिसे हम कहते हैं साइबर वॉरफेयर। ये साइबर वॉर, जो ये क्राइम होता है स्टूडेंट्स, ये क्राइम होगा किसी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के खिलाफ। ये क्राइम होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, क्लियर, या ग्रुप के खिलाफ। लेकिन जब हम वॉर की बात कर लेते हैं और साइबर वॉर की बात करते हैं, तो अब ये हो गई किसी नेशन के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बेसिक डिफरेंस है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि साइबर क्राइम और साइबर वॉर में डिफरेंस क्या है। तो साइबर क्राइम की बात करते हैं पहले। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके बैंक में पैसा है ना, बैंक में मैंने बताया था ना, मनी आपके पड़ा हुआ है। अब कोई आपके साथ फ्रॉड कर ले, आपका पैसा निकाल ले, है ना, तो आप क्या बोलेंगे? अरे मेरे अकाउंट में तो इतने पैसे थे, मैंने तो निकाले भी नहीं एटीएम से, मैंने कहीं ट्रांसफर भी नहीं करे, अपने आप ही कट गया, पता नहीं कैसे। तो ये कैसा क्या हुआ? ये साइबर क्राइम हुआ एक तरीके का। किसी इंडिविजुअल आपके खिलाफ हुआ, आपके दोस्त के खिलाफ हुआ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ हुआ। या फिर हो सकता है आपकी आइडेंटिटी ही ले ले कोई। क्या बोला जाए, आपने देखा है कभी कभी आपके दोस्त या कभी कभी आपके जानने वाले कभी लिखते हैं कि मेरा अकाउंट ना हैक हो गया है लगता है, और मैंने तो ये बात पोस्ट भी नहीं करी थी पर अपने आप ही पोस्ट हो गई है, आई थिंक माई अकाउंट इज बीइंग हैक्ड। तो जब कभी कोई सेलिब्रिटी, कभी कोई इंडिविजुअल, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसकी सोशल मीडिया साइट, वेबसाइट, जो उसका पर्टिकुलर पोर्टल है, और उस पर उसमें जो है उसने अपना जो अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट का मिसयूज़ हो रहा है, उस अकाउंट से इंफॉर्मेशन दूसरों को पहुंच रही है लेकिन वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी को क्या कर लिया गया है? थेफ्ट कर लिया गया है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट एक एस्पेक्ट हो गया, ये साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम वुमेन के खिलाफ हो सकता है, जहां पर वुमेन के जो है उसकी डिग्निटी को हर्ट करा जाए, फोटोग्राफ्स को मॉर्फ किया जा सकता है, यहाँ पर उनकी वीडियोस को जो है, यहाँ पर उनकी इमेज को ख़राब किया जा सकता है, टार्निश किया जा सकता है, किसी इमेज को, किसी सेलिब्रिटी की इमेज को ख़राब किया जा सकता है। ये सारे क्राइम्स अगर किसी वुमेन के खिलाफ हो रहे हैं तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं? ये साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से अगेंस्ट दी वुमेन। इसमें छोटे छोटे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे वर्ड्स हैं साइबर स्टॉकिंग, वर्ड है साइबर बुलिंग, ये सारी चीजें साइबर क्राइम का पार्ट है, राइट। तो अब लेकिन अगर वॉरफेयर की बात करेंगे तो ये किसी नेशन के खिलाफ है, किसी कंट्री के खिलाफ है। मतलब अब रशिया जो है कुछ ऐसा साइबर क्राइम कर दे अगेंस्ट यूएसए, तो वो क्या हो गया? साइबर वॉर की तरह एक तरीके से। इसमें चाइनीज एप्स का आपको पता होगा, इंडिया ने क्या काम किया था? इंडिया ने अभी 2 साल पहले बहुत सारी 50s एंड 60s ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 59 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ये ऐप्स को क्या किया था? बैन किया था इंडिया में। उसमें एक बहुत दिल टूट गया था लोगों का, टिकटॉक भी बैन हो गया था। तो ये जो बैन हुआ था वो इसी वजह से किया गया था कि बहुत ज़्यादा इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट हैं हमें, क्योंकि ये जो ऐप्स होती हैं ये क्या करती हैं? लोगों का प्राइवेट डाटा, लोगों का इंफॉर्मेशन चुरा लेती है,
और फिर जो डाटा है, जो भी वो काम करते हैं अपने मोबाइल में, वो उस ऐप के थ्रू क्या होता है, उन तक दूसरी जो कंपनी होती है, दूसरी कंट्री जो है, उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो इस इंफॉर्मेशन को, इस डाटा को मिसयूज कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते अपने आप में कि लोग, क्योंकि इतने अवेयर नहीं हैं, डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं इन चीज़ों में। और वो ऐप्स की जितनी भी, आपको पता है, कभी भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे आपसे क्या मांगे जाते हैं कि एक्सेप्ट करिए, इस तरह के कुकीज़ को एक्सेप्ट करिए, या फिर आप इस तरीके के जो भी हमारे आपकी माइक्रोफोन की एक्सेस दीजिए, आप कोई फोटोग्राफ गैलरी की एक्सेस दीजिए, कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दे दीजिए। आप उसमें ओके करते जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर ऐप में या तो आपके उस प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, और नहीं रखा गया तो वो सारी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जा रही है। इस तरीके से लोग वल्नरेबल हो जाते हैं और ये पर्टिकुलर कंट्री, हो सकता है इंडिया को इसमें क्या करे, नुकसान पहुंचाए। दूसरा इकोनॉमिक रीजन भी था, बाकी वो इकोनॉमिक्स में पढ़िए आप। लेकिन चाइनीज ऐप्स का बैन होना अपने आप में इंटरनल सिक्योरिटी का एक थ्रेट बताया गया था। तो ये आपका साइबर वॉर हो गया। मैं एग्जांपल दूंगा साइबर वॉर के, बट बेसिक्स आपको समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब अगर हम स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, ये इन्वॉल्व करेगा कंप्यूटर्स को, नेटवर्क्स को, और ये जो कंप्यूटर्स होंगे, नेटवर्क्स होंगे, ये क्राइम करने के लिए यूज किए जाएंगे और दूसरे कंप्यूटर्स या दूसरे नेटवर्क, दूसरे तरीके के सिस्टम को टारगेट यहां पे बनाया जाएगा। तो जब कोई अपना क्राइम करने की कोशिश करता है यूजिंग इंटरनेट एंड यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, देन तब हम बोलेंगे वो साइबर क्राइम है। और इसमें हार्म कर सकते हैं किसी की सिक्योरिटी को या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, राइट। तो मतलब आपने किसी का पर्स चोरी कर लिया तो आपने फिजिकली क्राइम किया है ये। लेकिन वहीं अगर आप किसी के बैंक अकाउंट में जाकर के उसके पैसे को निकाल लेते हैं तो आपने साइबर क्राइम कर दिया है। ये डिफरेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। अब स्टूडेंट्स, ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, इन साइबर क्राइम्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो कैटेगरीज हैं, ये दो तरीके की आप समझ लीजिए। इसमें एक है जो डायरेक्टली कंप्यूटर्स को या सिस्टम्स को अटैक करेगी, और दूसरा हो गया जो फैसिलिटेटेड होगी बाय कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो नेटवर्क्स की वजह से होगी और नेटवर्क की वजह से वो टारगेट करेगी आपको। तो अब जब आपके डायरेक्टली सिस्टम को टारगेट किया जाता है तो उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पर्टिकुलर क्राइम्स आ गए, उसमें हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई वायरस छोड़ दिया गया हो। वायरस टर्म्स आप जनरली यूज करते हैं जब आप कंप्यूटर सिस्टम्स की भी बात करते हैं, तो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं। ये एक लेमैन को भी पता है कि कंप्यूटर वायरस आ गया मतलब आपके कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी आ गई है, कुछ फाइल्स वगैरह डिलीट हो सकती हैं, कहीं कोई फंक्शन आपका कंप्यूटर का बंद हो सकता है, कम हो सकता है, तो ये वायरसेस बोलते हैं। तो जब वायरस अटैक होगा तो आपके सिस्टम पे होगा। अगर कोई पर्टिकुलर मालवेयर अटैक होगा तो वो आपके सिस्टम पर होगा। तो मालवेयर्स क्या होते हैं? मालवेयर्स आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर आपके सिस्टम का जो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, माउस है, प्रिंटर है, ये सब चीज़ें, आप स्क्रीन है कंप्यूटर की, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? जिससे आपका सिस्टम रन कर रहा है। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर्स हो गए। अगर ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स को हम कोड करके किसी के सिस्टम में डाल दें, एंट्री करा दें, तो वो क्या कर सकते हैं? आपके सिस्टम को हार्म कर सकते हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, मालवेयर्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तीसरा एक हो सकता है तरीका, ये एग्जाम्पल ही है, इसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे वैसे हम। तीसरा हो सकता है स्टूडेंट्स डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS। इसे हम क्या बोलते हैं? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब आपका सिस्टम जो है काम ही नहीं करे, आपका सिस्टम जो है चीज़ें ओपन ही नहीं कर पाए, और इसको हम बोलेंगे डिनायल ऑफ सर्विस। डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। ये आपके डायरेक्टली कंप्यूटर पर अटैक हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर फैसिलिटेटेड बाय द नेटवर्क हुआ तो अलग अलग तरीके के क्राइम हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक फ्रॉड। इकोनॉमिक फ्रॉड, इकोनॉमिक फ्रॉड में मैंने भी जैसे आपको बताया, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, लेकिन आपका कंप्यूटर सही चल रहा है, आपका मोबाइल ठीक चल रहा है, लेकिन आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, तो नेटवर्क में कहीं पैसे निकाले गए ना, किसी पर्टिकुलर कंपनी के सिस्टम में जाकर के उसके यूजर्स का डाटा निकाल लिया। तो ये क्या हुआ? आपको देखिए नेटवर्क में जो है, यहाँ पर नेटवर्क में घुस करके जो है क्राइम किया गया है, तो ये इकोनॉमिक फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि आपके जेब से पैसे डायरेक्टली ना निकाल करके सिस्टम जहाँ डिजिटली फॉर्म में आपके पैसे हैं उसको निकाला गया है। दूसरा इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स की, इसमें जो अलग अलग तरीके के क्राइम होते हैं उसमें आ जाएगा एक स्प्रेडिंग
पोर्नोग्राफी, यहाँ पे पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रमोशन बहुत होता है, और अगेन ये वीडियोस को सर्कुलेट करना ये भी अपने आप में एक तरीके का क्राइम है। बच्चों के रिस्पेक्ट में लिटरली ये टोटली हमारी कंट्री बहुत स्ट्रिक्ट है इसके अगेंस्ट में, बहुत ही ज़्यादा इसमें रेगुलेशन है, हमारी कंट्री का एक्ट है प्रॉपर इसमें बच्चों के लिए। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को टैकल करने के लिए बहुत लॉ इन्फोर्समेंट में स्ट्रिक्ट क्राइम को डील करने के लिए लॉज बनाए गए हैं। तो ये भी एक इशू है, ये भी एक तरीके का क्राइम ही है। तीसरा हो सकता है स्टूडेंट्स कॉपीराइट, कॉपीराइट इनफ्रिंजमेंट। क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं? इनफ्रिंजमेंट। मतलब जैसे कि आपका कोई पर्टिकुलर कॉपीराइट है, कोई म्यूजिक है, या कोई पर्टिकुलर आप समझिए डिजाइन है, लोगो है, इन सब चीज़ों पे क्या है कंपनी जो है अपना कॉपीराइट रखती है, लेकिन आप उसको क्या करें, चुरा ले। तो दिस इज समथिंग विच इज जनरली बीइंग सीन, एंड ये अपना आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी हम पढ़ेंगे, और ये भी एक तरीके का क्राइम ही है। या फिर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन फैला देना। रेडिकलाइजेशन कैसे फैलेगा? जब मिसयूज होगा, मिसयूज ऑफ द सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को मिसयूज करके सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन फैलाना, इनटॉलरेंस फैलाना, ये भी अपने आप में क्राइम है। तो आप पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए, सोशल फायदे के लिए आप इन ऐसी चीज़ों को यहाँ पर सर्कुलेट करना शुरू करें, तो आप एक साइबर क्राइम के प्रॉब्लम में डेल्ट कर जाएंगे, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली टू योर कंप्यूटर अटैक। ठीक है ना स्टूडेंट्स? फिफ्थ इसमें क्या है? फिफ्थ इसमें हो सकता है कि फेक आइडेंटिटी ले लेना किसी की, फेक आइडेंटिटी। तो ये देखिए क्या है कि आपसे डिजिटली बातें हो रही हैं, लेकिन आइडेंटिटी आप किसी और की यूज कर रहे हैं, एंड देन सामने वाले पर्सन को आप ट्रस्ट उसका गेन करते हैं, एंड देन आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है? साइबर क्राइम है। बाकी अगर आप साइबर बुलिंग करते हैं, बुलिंग का मतलब क्या हो गया? आप लोगों को इंटरनेट पर उनके मैसेज, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, या फिर वाया ईमेल और सो यू आर थ्रेटनिंग देम, यू आर ह्यूमिलिएटिंग देम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, अब्यूज़ कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं उनके साथ, अटैक, उनको पर्सनली अटैक कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये साइबर बुलिंग है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ये सारी चीज़ें भी हैं। इसके साथ साथ वुमेन की जो ह्यूमिलेट करना गर्ल्स को, इसमें बॉयज़ लॉकर करके मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया है। बॉयज़ लॉकर करके एक ग्रुप था बॉयज़ का, एंड दे यूज्ड टू टॉक इल अबाउट दी गर्ल्स एंड वुमेन, एंड दैट इज़ वाई दे वर कॉट, एंड देन साइबर क्राइम अटैक ही मतलब साइबर क्राइम ही उनके ऊपर लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं? ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि साइबर क्राइम की भी कैटेगरीज हैं। डायरेक्टली कंप्यूटर पर अटैक करने वाली कैटेगरी अलग है, और नेटवर्क को फैसिलिटेट करके क्राइम करने वाला अलग है। ये टाइप्स बता रहा हूं मैं आपको, अलग अलग तरीके के इस तरीके के क्राइम होते हैं। जो पर्टिकुलर मालवेयर्स होते हैं, जिसे मैंने बताया मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स, इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, और जिसमें कॉमन वर्ड जो होते हैं मैं बता देता हूं। एक है वायरस, एक कॉमन वर्ड है वॉर्म्स, एक वर्ड है ट्रोजन हॉर्स। ये पक्का आपने सुने होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ही हैं फिर तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, और उन्हें लगता है कि ये सेम बातें हैं। देखो, सेम बातें इंटरचेंजेबली यूज हो जाती हैं। दे ऑल आर malicious सॉफ्टवेयर समवेयर, एंड दे हार्म योर कंप्यूटर, योर फाइल्स, एंड योर पर्टिकुलर जो भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके सिस्टम पर। लेकिन तरीका जो है, जिस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें, जिस तरह से इन्हें डिफाइन करते हैं, वो डिफरेंट है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वायरस क्या होता है। स्टूडेंट्स, वायरस जो होता है ना, एक तरीके का प्रोग्राम होता है या एक तरीके का कोड होता है दैट अटैचेज इटसेल्फ। ये क्या करेगा? अपने आप को अटैच करेगा, अटैचेज इटसेल्फ एंड रन whenever the application runs। आपके सिस्टम में आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई गाना सुन रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, तो आप एक एप्लीकेशन को रन कर रहे हो। उसमें क्या काम करेगा? ये एक प्रोग्राम, ये एक कोड की तरह होगा जो उस एप्लीकेशन से अटैच हो जाएगा, और जब जब वो एप्लीकेशन चलेगी ये वायरस भी उसके साथ चलेगा। इसके तरीका जो है काम करने का वो डिफरेंट है वायरस और वॉर्म्स में या ट्रोजन हॉर्स में। तो वायरस का तरीका क्या है कि वो तब रन करता है जब पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन रन करती है जिसके साथ वो अटैच होकर कर रहा है। मतलब कोई गाना आपने सुना, प्ले किया, तो अगर वायरस है पर्टिकुलर सिस्टम में आपके, तो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच होकर के वो अब अपने आप को रन कर रहा है, अपनी कॉपीज भी बना रहा है, अपनी कॉपीज भी बना रहा है। एंड इनफैक्ट अब ये क्या काम करेगा? ये
अब मॉडिफिकेशंस करनी शुरू करेगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इट मॉडिफाइज द प्रोग्राम फंक्शनिंग। ये चीज डिफाइन करती है वायरस को क्लियरली कि वो अपने आप में रन करने के साथ साथ, कॉपी बनाने के साथ साथ जो एप्लीकेशन जो चल रही है उसमें मॉडिफिकेशंस भी करेगा, एंड देन अल्टीमेटली वो क्या करेगा, फाइल्स को फिर डिलीट कर देगा या उनमें मॉडिफिकेशंस कर देगा या उन्हें करप्ट कर देगा। दिस इज वायरस। लेकिन जब हम पर्टिकुलर कंप्यूटर की भाषा में जब वॉर्म्स बोलते हैं, वैसे तो बायोलॉजी की भाषा में भी वॉर्म्स और वायरसेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में जब हम वॉर्म्स बोलते हैं तो उसका डिफरेंस है वायरस से। कैसे है देखिए स्टूडेंट्स, वॉर्म्स जो होते हैं ना, ये फंक्शनैलिटी में चेंजेस नहीं लाते और ये अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाते और किसी एप्लीकेशन को भी मॉडिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ये वायरस की तरह ही है, लाइक वायरस ओनली, but in fact they does not modify the applications or mobile functioning, and ये अपने आप को replicate करेंगे सिस्टम के साथ साथ, और रेप्लिकेट कर करके ये इतने ज़्यादा फैल जाएंगे कि आपका जो सिस्टम होगा वो स्लो हो जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन मॉडिफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गए वॉर्म्स। अब तीसरा जो है वो है ट्रोजन हॉर्स। ये भी लाइक वायरस ही है, लेकिन इसमें दे डजंट मॉडिफाई। जैसे मैंने आपको वॉर्म के लिए बताया है, वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन उसको मॉडिफाई नहीं कर पाते। ट्रोजन हॉर्स भी मॉडिफिकेशन नहीं करते, एंड इन फैक्ट दे डू नॉट रेप्लिकेट एज वेल। तो आपको ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स में डिफरेंस समझ में आया। देखिए स्टूडेंट, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, और जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा ना तो अपना सर पकड़ के बैठ रहा है ना कि ये भी पूछ सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है, भरोसा मत करो। ये समझो इन चीज़ों को, इन शब्दों को, इनकी अंडरस्टैंडिंग उनको भी नहीं होती जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हो जाते हैं, वो आगे जाके अपने बेसिक्स को भी कभी कभी भूल जाते हैं। बट अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं तो आपको वो चीज़ें पता होंगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने कभी भी इस तरीके की ग्रेजुएशन साइंस में नहीं करी है, उनको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें उस भाषा में समझाऊं जो एग्जाम में पूछी जाएगी। एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या ट्रोजन हॉर्स मॉडिफाई कर सकता है किसी प्रोग्राम एप्लीकेशन को, क्या वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, पता होना चाहिए। हाँ जी, नहीं करता, सिंपल बात। तो करता क्या है फिर, ये अपने आप में एक हिडन बैकडोर क्रिएट करता है। ये एक हिडन पीस ऑफ कोड होता है, मैं बता देता हूं। पहली बात तो हिडन पीस ऑफ कोड होता है एक, क्लियर स्टूडेंट्स, हिडन पीस ऑफ कोड जिसका काम ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन है किसी भी तरीके की, उसे क्या कर दे, लीक कर दे। और ये कैसे करेगा, अपने आप में ये एक बैकडोर एंट्री दे देगा, पीछे से एक ऐसा रास्ता ओपन कर देगा जिससे फाइल्स तक पहुंचना किसी हैकर के लिए आसान हो जाए। मतलब आपका एक क्या होता है, यूज़र नेम होता है। कभी जाएंगे ना आप किसी वेबसाइट पर और अपना अकाउंट बनाते हैं तो यूज़र नेम होता है, एक पासवर्ड होता है। तो अगर ट्रोजन हॉर्स जैसा आपका वायरस आपके सिस्टम में है, तो जो आप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हैकर को भी जा रही है। सो दिस इज़ द वे जिस तरह से ट्रोजन हॉर्स काम करता है। तो आई होप ये 3 शब्द आपको समझ में आए। अब मैं एक शब्द आपको और पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। दैट पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड एज होक्स। होक्स क्या होता है, ठीक है। होक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक ईमेल आएगा, और वो जो पर्टिकुलर ईमेल आएगा वो आपको वार्निंग देगा कि देखो आपके सिस्टम में तो क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है, आपके सिस्टम के अंदर इशू आ गया है, प्रॉब्लम आ गया है, आपको उसको ठीक करना चाहिए। और आप क्या काम, आपको बताएगा कि एक मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उसके थ्रू आप अपने सिस्टम में ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। ये समझ में आया। फिर आप क्या करते हो, मान लीजिए आप उसको पर्टिकुलर, आपके जो सिस्टम हार्म होने वाला है, आपको एक पर्टिकुलर ईमेल आया, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। जब आप एक्सेस करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो प्रोसीजर चलेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इन्वेजन कर लेगा आपके सिस्टम के अंदर, और सिस्टम में इन्वेजन करने के बाद आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो ये होक्स हो गया। होक्स का मतलब होता है, होक्स कॉल्स होती है ना, आपने सुना होगा, होक्स कॉल थी भाई, एयरपोर्ट पे भगदड़ बच गई क्योंकि किसी ने गलत फोन कर दिया, झूठी अफवाह फैला दी कि यहाँ बम है, तो ये होक्स है।
कि झूठा था, असलियत में तो बम नहीं था। ऐसे ही झूठी यहां पर ईमेल आई आपको कि आपका सिस्टम खराब होने वाला है, ये होक्स है। क्लियर? तो ये भी अपने आप में क्या है, मालवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसकी इंटेंशन ही है कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। मैलिशियस जो पर्टिकुलर वर्ड है, इसका मतलब ही होता है दूसरे को हार्म पहुंचाने की इंटेंशन रखना। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मालवेयर्स। ये उसके टाइप्स हो गए। तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, छोटी 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 छोटी, ये जरूरी है समझनी, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स की कुछ रीसेंट साइबर क्राइम अटैक्स क्या हुए हैं। अब अगर स्टूडेंट्स हमें इंडिया के रिस्पेक्ट में बताना है कि क्या क्राइम, इस तरीके के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल ही लिखेंगे हम सीधे सीधे। तो देखिए कुछ रीसेंट एग्जाम्पल आप दीजिए और कुछ बड़े एग्जाम्पल्स दीजिए जिसकी वजह से इंडिया में प्रॉब्लम ये हुई। सबसे पहला इसमें एग्जाम्पल मैं दूंगा 2021 का। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हुआ क्या है कि जस्ट पे, ये नाम की एक कंपनी है। जब कभी आपने देखा हो कि आपको जब डिजिटली पेमेंट करनी होती है तो वो रीडायरेक्ट करता है आपको किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। जस्ट पे उस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है पेमेंट्स करने में। क्लियर? तो ये जस्ट पे नाम की जो कंपनी है, इसमें देखा गया था कि इसने सफ़र किया है ब्रीच ऑफ डाटा। ब्रीच ऑफ डाटा अप्रोक्सीमेटली 35 मिलियन कस्टमर्स का डाटा, और ये साइबर अटैक की वजह से ये प्रॉब्लम, मतलब ये एज एन एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं और रीसेंट एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जांपल, ये अभी एक और रीसेंट एग्जांपल फरवरी 2022 का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। इसमें क्या हुआ है, एयर इंडिया के पर्टिकुलर जो नेटवर्क सिस्टम है, एयर इंडिया का जो एप्लीकेशन है, सिस्टम जो है, उस पर अटैक होता है और इसमें बोला जाता है 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डाटा, मिलियन कस्टमर्स का जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसको क्या कर लिया गया है, उसको पर्टिकुलरली ये लीक कर दिए है इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन में उसमें जो पासपोर्ट है उसका डाटा, लोगों की आइडेंटिटी का डाटा, टिकट्स, और फिर अगर टिकट्स आपने किसी कार्ड वगैरह से कराई है तो क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन लोगों की, ये सब लीक कर गई। तो ये दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल, एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल लेंगे हम 2019 का। स्टूडेंट्स 2019 में अटैक हुआ कुंडनकुलम नाम के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। अब क्या है ना कि हमें जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं आज के समय में, उसमें डिजिटल उसकी कनेक्टिविटी है ही। मतलब आप देखिए कोई बैंक है, मैं बता चुका हूँ, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टेशंस हैं, अब तो हम ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, बड़ी बड़ी किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसमें कनेक्टिविटी का तो बहुत रोल है, यहाँ नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपका जो तमिलनाडु में है, इस पर 2019 में एक अटैक होता है। और ये जो अटैक होता है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि अगर इसके सिस्टम्स पर अटैक होता है तो ये अपने आप में एग्जाम्पल साइबर वॉरफेयर का ही है। अगर कोई कंट्री करा रही है लिटरली, या कोई पर्टिकुलर टेररिस्ट ग्रुप करा रहा है। तो रिसेंट इनिशियली तो जब इंक्वायरी हुई तो ये डिनाई किया गवर्नमेंट ने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में माना गया कि हाँ ऐसा अटैक होने का था और इंडिया ने उसको प्रिवेंट कर लिया है अच्छे से। लेकिन ये आंखें खोल देता है हमारी, क्योंकि इस तरीके से हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर अटैक हो रहा है तो इससे रिलेटेड हमारी इकोनॉमी है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा और लोगों की हेल्थ को भी यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करें, बना करके रखें, मेंटेन करके रखें। इसको सेपरेटली आगे भी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा विद डेफिनेशन, लेकिन ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप समझिए, अलग से 10 नंबर का क्वेश्चन इस छोटे से इसी टॉपिक पर साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर थ्रेट से रिलेटेड अटैच करके यूपीएससी पूछ सकता है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए 2018 का ये एग्जाम्पल है, जिसमें पुणे बेस्ड कॉस्मोस नाम का बैंक है जिसने
94 करोड़ रुपीस इट लॉस्ट, और इसमें बोला जाता है कि ये साइबर क्राइम अटैक था। सिंपल एग्जांपल है, छोटे छोटे एग्जांपल हैं, याद करके चलिए। जोमेटो का एग्जांपल है, जोमेटो का तो 2017 का ये एग्जांपल है, जहां पर ये बताया गया था कि 17 मिलियन यूजर्स का डाटा चुरा लिया गया था। अब सर इतनी बड़ी बात हो गई कि इतना डाटा लीक कर जाता है, तो डाटा का लोग करते क्या हैं? चोरी करते हैं, उस डाटा की आइडेंटिटी चोरी करते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं, आप गलत आदमी बन करके जिनको आप जानते हैं उन्हें कांटेक्ट करते हैं, मतलब आपकी आइडेंटिटी लेकर के आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करते हैं, और उसके साथ साथ इस डाटा का फिर क्या होता है कि ये डाटा सेल भी किया जाता है। तो इस तरीके से ये खतरनाक ही है, क्योंकि ये लोगों की प्राइवेसी को भी ब्रीच कर रहा है, और एक कंपनी के साथ जो ट्रस्ट है लोगों का जुड़ा हुआ है, अपने डाटा को जब वो देते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को जब वो देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो भी ट्रस्ट भी ब्रीच होता है। लेकिन फिर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ इसमें कि ये जो कंपनीज होती हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल ले रहा, कुछ कंपनीज जैसे होती हैं ये एक्सेप्ट भी नहीं करती। अगर मान लीजिए कोई साइबर अटैक हो गया ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनफैक्ट, अगर मान लीजिए कोई साइबर अटैक हो गया तो ये कंपनीज क्या बोलती है, मार्केट में आकर के ये बताती ही नहीं है कि साइबर अटैक हुआ है हम पे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि इन्हें लगता है भाई मार्केट में इमेज खराब होगी, हमारा नाम खराब होगा, चुप हो जाओ। लेकिन एक्चुअली में इन्हें उल्टा बताना चाहिए। अगर ये बताएंगे नहीं तो फिर गवर्नमेंट, सरकार, हमारी एजेंसीज इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगी और लोगों को पकड़ नहीं पाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी के केस में मैं आपको बताऊं तो वो भी अलग अलग तरीकों से साइबर क्राइम्स उसमें होते हैं, और डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम भी है, और आने वाले समय में तो बढ़ती जा रही है। ये एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट्स। इसमें अब ये इसको स्लाइड को मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ, अब आपने आई होप नोट कर लिया होगा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं, 5 एग्जांपल हम देख चुके हैं, छठा एग्जांपल मैं अब आपके सामने दिखाऊंगा। ये एग्जांपल है 2016 का। इस एग्जांपल में क्या था कि बहुत सारे बैंक्स के रिस्पेक्ट में बोला गया था कि कम से कम नहीं तो 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स का डाटा इन्फो लीक कर गई थी। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2017 में एक WannaCry नाम से रैंसमवेयर भी आया था, और इसने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइबर अटैक था और पैसे लूटे थे। तो अब ये रैंसमवेयर क्या होता है, ये सर भी पढ़ाएंगे आपको टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम में। रैंसम मतलब फिरौती मांगना, लिटरली जैसे बच्चा किडनैप कर लेते हैं और फिर माँ बाप को फ़ोन करते हैं, भाई आपका बच्चा किडनैप कर लिया, पैसे दे देना, पुलिस को खबर करने की कोशिश करी तो सो एंड सो एंड सो, जो मूवीज़ में दिखाते हैं। बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही रैंसमवेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पर रैंसम मांगनी जा रही है। लेकिन कैसे? आपके सिस्टम को हैक कर लिया गया है, आपको आप अटैक में हैं, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपसे हम जो है आपके सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देंगे। तो डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो 2020 में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, 2020 में ये बोला गया है कि 1.16 मिलियन साइबर क्राइम अटैक्स हुए हैं। क्लियर? और इसको ये बताया गया है कि ये आपका 3 गुना है, 3 टाइम्स ज़्यादा है, इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू ऑफ सच टाइप ऑफ क्राइम जो 2019 में हुए। 19 में जितने क्राइम हुए उसके कंपैरिजन में 2020 में 1.6 मिलियन साइबर क्राइम अटैक्स देखे गए, जो 3 टाइम्स हैं। और अगर इसी डाटा को आप कंपेयर करें 2016 से, तो स्टूडेंट्स यू विल बी सरप्राइज, इट इज़ 20 टाइम्स। 2016 में जितने साइबर क्राइम्स हुआ करते थे, आज 20 गुना, 2020 में मैं कह रहा हूँ 20 गुना हो चुके हैं। तो अब 21, 22, 23 में तो ये और भी नंबर बढ़ चुका है। एंड वी आर सीइंग दैट प्रॉब्लम कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 2025 तक 900 मिलियन तक पहुंच सकते हैं, 750 मिलियन प्लस ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लियर? तो आई विल कम टू द रीजंस, एग्जैक्टली रीजंस क्या हैं, ऐसा क्यों है। अगर हम अब रीजंस की बात करें, इसको हम टॉपिक को यहाँ पर एटलीस्ट आपने क्लियर कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो अगर हम बात करें कि सर रीजंस क्या हैं, दैट देयर इज अ इंक्रीज इन साइबर क्राइम अटैक्स, अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ ले आपसे तो क्या पॉइंट्स लिखेंगे कि आज ऐसा इंक्रीज क्यों है? तो पहला पॉइंट तो जो मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स। ठीक है। दूसरा है जो डिजिटल
प्लेटफॉर्म्स हैं वो बढ़ गया है। इनफैक्ट इसी में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, दैट देयर इज इंक्रीज इन डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो बढ़ गई है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड-19 दिस हैज ट्रेमेंडसली डेफिनेटली इंक्रीज्ड। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिखिए, यूज ऑफ साइबर स्पेस बाय टेररिस्ट एज वेल एंड हैकर्स। क्यों बढ़ गए हैं आज के समय साइबर क्राइम, साइबर अटैक्स क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि अब जो साइबर स्पेस में जो नए तरीके से अटैक करने की कोशिश है वो टेररिस्ट या हैकर्स भी इस नए नए तरीके के एजुकेटेड वे ऑफ क्राइम्स में अपना जो है क्या कर रहे हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग सच फील्ड्स विच इज ऑल्सो द रीजन दैट दे आर गेटिंग टू नो दैट किस तरीके से और क्राइम किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, यस देयर इज समवेयर लैक ऑफ रोबस्ट लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म इन इंडिया है, लेकिन उसे और रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है। फिफ्थ पॉइंट आप देखिए कि हमारे कहीं ना कहीं एडवर्स रिलेशंस भी हैं। किसके साथ? दो एग्जांपल लूंगा मैं, एक तो पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ। और क्योंकि चाइना, जैसे चाइनीज़ ऐप वाला मैंने एग्जांपल लिया था पीछे, अब चाइना क्या है कि अपने आप में डिजिटली वो भी बहुत साउंड है और वहाँ भी टेक्नोलॉजी का जो पर्टिकुलर जिस तरह से जिस एक्सेलरेशन पे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से भी इंडिया को खतरा हो जाता है। एंड फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पॉइंट, लोगों की बात करें तो यस देयर इज समवेयर लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल एंड पीपल आर वेरी मच व्हाट दे आर वल्नरेबल, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है और डिजिटल लिटरेसी हमारी कंट्री में इतनी अभी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल लिटरेसी। ये कुछ पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं कि जिन कारणों से हम कह सकते हैं कि येस देयर इज इंक्रीज इन साइबर क्राइम अटैक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर इस तरीके के साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, तो अब हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की। तो अगर आपने इतना टॉपिक नहीं समझा और ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाएंगे। पीछे की ये सारी बातें पता होनी चाहिए, ये बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, ताकि हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों ये पता चल जाए। अब एग्जाम में अगर साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करना आया तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ भी लिख करके आए। आप स्पेसिफिक लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए और एकदम एकदम क्राफ्टेड डेफिनेशन लिखिए। और मैं ये डेफिनेशन आपको देता हूँ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की है। डेफिनेशंस और भी मिल जाएंगे आपको, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करके आता है तो वो एक थोड़ा सा बेटर वे ऑफ इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, जहां पर हम ये कहेंगे कि हमें प्रोटेक्ट करना है इंफॉर्मेशन को, अपने इक्विपमेंट्स को, डिवाइसेस को, कंप्यूटर डिवाइसेस को, अपने रिसोर्सेस को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड चैनल्स को, या फिर जहां भी हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। किससे? किसी भी तरीके के अनऑथराइज्ड एक्सेस से, उसके यूसेज से, पर्टिकुलरली मिसयूज अगर मैं बोलूं तो, उस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर से, अगर वो प्राइवेट है तो उस इंफॉर्मेशन के डिसरप्शन से, उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, मॉडिफिकेशन नहीं करनी चाहिए, और उस फाइल का, उस इंफॉर्मेशन का, उस डाटा का डिलीशन भी नहीं होना चाहिए, तो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। तब हम इसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिख करके आइए। बहुत आपको जो है यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं इससे आपको एक अच्छे से इंट्रोडक्शन मिल जाएगा एंड यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू राइट योर आंसर। ओके, बाकी इस चीज को आप अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है, कैन बी डिफाइंड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा। कहां पर? इन
साइबर स्पेस। ये लाइन भी आप कोट कर सकते हैं कि भाई हम एक तो पर्टिकुलर अपने सिस्टम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं साइबर स्पेस में। साइबर स्पेस मैंने आपको पीछे बता दिया। एक्चुअली में किसी भी तरीके के जो क्राइम हो रहे हैं, किसी भी तरीके के जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं साइबर स्पेस में, उसमें आप देखिए एक तो डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी पर, कि कॉन्फिडेंशियल है या नहीं है, इस पर एक तो सवाल उठेगा। जब कभी क्राइम होगा तो आइडेंटिटी पर सवाल उठेगा कि भाई आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई, या जो इन्फॉर्मेशन आप सीख करने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को रोक दिया जाएगा, तो उसे मैं वर्ड यूज करूंगा एक्सेस। तो ये तीन शब्द हैं स्टूडेंट्स, पहला शब्द कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा आइडेंटिटी और तीसरा है एक्सेस, CIA। ये ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैं, साइबर थ्रेट्स हैं जो हमें हैं। या तो कॉन्फिडेंशियल नहीं रही, प्राइवेसी का ब्रीच हो गया, या तो आपकी आइडेंटिटी ब्रीच हो गई, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो पा रही। दिस कैन बी द मेजर, मतलब इसको ब्रॉड लेवल पर अगर कैटेगराइज करूं तो मैं ये तीन चीज़ों की फॉर्म्स में भी साइबर क्राइम्स को यहाँ पर क्लासीफाई कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन साइबर सिक्योरिटी की। अब अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर अटैक्स होते हैं, जिसको हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है। इसमें स्टूडेंट्स रैंसमवेयर क्या है, मालवेयर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या फिर मैन इन द मिडिल, ये टर्म आपने पक्का सुना होगा, मैन इन द मिडिल, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देन इसमें DDoS अटैक क्या होते हैं, SQL इंजेक्शन क्या है, फिशिंग बहुत ही कॉमन नाम है फिशिंग, ये फिश से निकल कर क्या है, फिशिंग। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मेजर जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को हम समझेंगे, कोशिश करेंगे। एंड टाइप्स ऑफ साइबर अटैक अगर जैसा क्वेश्चन आता है, जो कि आ चुका है ऑलरेडी, अगर रिपीट होता है तो यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू राइट एटलीस्ट 7-8 एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कुछ फैक्ट्स और डाटा देखिए। इंडिया अपने आप में, जो इंट्रोडक्शन में आपको ये डाटा लिखने में बहुत हेल्प होगी, अगर आप इसको कोट करते हैं साथ में तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी इन्फॉर्मेशन। इंडिया अपने आप में क्या है, हाईएस्ट नंबर्स ऑफ साइबर अटैक्स, हम अगर हम देखें तो इंडिया इसमें सेकंड लेवल पर इन टर्म्स ऑफ टारगेटेड अटैक्स पे लिस्ट में आता है। ऐसा कहना है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेफ्टी रिपोर्ट का, कि अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है तो इंडिया उसमें सेकंड पोजीशन पर है स्टूडेंट्स, कि उस पर टारगेटेड अटैक्स हो सकते हैं। और इंडिया का एक देखिए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एक इंडेक्स होता है, ये जो इंडेक्स निकालते हैं, पहली बात तो ये इंडेक्स 2020 का जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो इंडेक्स निकालती है ये ITU, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इस तरीके का इंडेक्स निकालती है। इंडिया 10th स्पॉट पर है, मतलब देयर इज सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, मतलब साइबर सिक्योरिटी कितनी अच्छी है, हमारी 10th लेवल पर है, हमारी इतनी अच्छी नहीं है मतलब साइबर सिक्योरिटी। सो वी रियली नीड टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, दिस फैक्ट इज रिगार्डिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट रीसेंट है 2022 की, आप एग्जाम में से क्लियरली कोट कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो पर्टिकुलर कोटेशन है, पहली बात तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, आपको पता है प्रीलिम्स में रिपोर्ट के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। द आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये रिपोर्ट देती है, और इस रिपोर्ट का ये कहना है येस देयर इज अ राइज इन साइबर अटैक्स, और ये 2021 में तो 151% तक बढ़ चुका है, मतलब डबल से भी ज़्यादा, 1.5 गुना हो चुका है। तो ये 150 गुना, इनफैक्ट 1.5 नहीं 150 गुना हो चुका है। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही सीरियस एक बात है, कि इसको तो ये रिपोर्ट भी कहती है कि अब हमें इसे इंडिविजुअली अलग से ना देख करके इसको तो इंटरलिंक करके इस टॉपिक को, इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए, और ये बहुत ही ग्रेव एंड सीरियस प्रॉब्लम है। तो ये आप कोट करिए। देन इसके बाद मैं आप डाटा को थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट जो है ये इंटरनेट यूजर्स है, सब्सक्राइबर्स के बारे में है। ये कहा जा रहा है कि जो इंक्रीज हुआ है, देखिए 743 मिलियन थे एंड ऑफ दी मार्च 2020, और जैसे ही लॉकडाउन, आप देखिए कि जून में
3 महीने का जो समय लॉकडाउन का था उसमें आप देखिए तो तुरंत एकदम 749 मिलियन यूजर्स हो गए, और ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं मिलियन जो यूजर्स हैं वो 900 मिलियन तक जा सकते हैं बाय 2025। सो देयर इज अ नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के मार्केट की वैल्यू अगर करी जाए आज के समय में तो कम से कम 2200 मिलियन, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है, ये यूएस डॉलर्स में इंडिया का मार्केट है। मतलब अगर फ्यूचर में नौकरियां कहीं मिलनी है तो साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में यहाँ पर अगर आपको इसकी नॉलेज है, आप अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कंपनीज के लिए बहुत यूजफुल होंगे, फिर आप यहाँ पर आपका भविष्य अच्छा है, कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। यहाँ पर नौकरी अगर करते हैं तो इस फील्ड में बढ़िया चांसेस हैं। एक और फील्ड है जो फ्यूचर में है, दैट इज बिग डाटा एनालिसिस। ये भी एक ऐसा फ्यूचर है जहाँ पर आप बढ़िया से अपना फ्लरिश कर सकते हैं, क्योंकि ये डाटा तो जनरेट होता ही रहेगा और उसके एनालिसिस एनालिटिक्स जो है वो चाहिए ही होंगे हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो खैर मैं इस डाटा की बात करूँ तो इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है आज के समय में, एंड यू विल नॉट बिलीव 2027 तक 227 फाइनेंशियल ईयर तक ये जो हमारी एनुअल ग्रोथ रेट, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा जा रहा है इस फील्ड में, वो आप 8% का लगा के चलिए। तो ये बहुत ही बड़ा फोरकास्ट है, और इस तरीके से इस मार्केट की ग्रोथ फ्यूचर में होनी ही होनी है। ऐसी कंपनी साइबर सिक्योरिटी की खोलते हो तो चकाचक चलेगी, कोई टेंशन नहीं, बट देन यू शुड हैव दैट नॉलेज एंड दैट पर्टिकुलर पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, है ठीक है ना। तो ये आपका डाटा एंड फिगर्स हैं जो आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर एक फोटोग्राफ है, अखबार में आई थी 2015-17 के रिस्पेक्ट में ये रिपोर्ट है, जहां पर देखिए इंडिया को सेकंड नंबर पे बताया गया है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया मोस्ट अफेक्टेड टारगेटेड अटैक्स जिस कंट्री पर हो रहे हैं। और रैंसम की जो फिरौती की जो प्रॉब्लम्स हैं जो दिख रही हैं वो ज़्यादातर यूएस, चाइना और जापान इसमें टॉप में आते हैं, इंडिया फिर 4th नंबर पर है। कि फिरौती वाली जो प्रॉब्लम है, रैंसमवेयर अटैक्स जो है, इंडिया 4th नंबर पे है, लेकिन मैक्सिमम साइबर अटैक्स जो हो रहे हैं उसमें इंडिया टॉप 3 में आ रहा है, 2nd नंबर पे आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इनफैक्ट हमारी जो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जिसे हम CERT इन भी बोलते हैं, इसका भी ये कहना है कि 2019 में कम से कम नहीं तो 89% तक साइबर सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं या साइबर अटैक्स ये बढ़ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सीरियस है। इस चीज़ से, इस डाटा को कोट करके आप एग्जाम में अपना अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं।